बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद हुसैन फिजिकल साइंस के ऑनलाइन क्लास में आपका खैर मकदम करता हूं। आज आपके फिजिकल साइंस की किताब में मौजूद थर्मल फिनोमेना चैप्टर के दूसरे ऑनलाइन क्लास में इस चैप्टर में मौजूद मज़ीद कुछ बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर के फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन की तारीफ, रोज़मर्रा के तजर्बात से ठोस चीज़ों के फैलाव की मिसालें, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन को साबित करने के लिए तजर्बात, बायोमेटेलिक स्ट्रिप, थर्मोस्टैट, ठोस चीज़ों के मुख्तलिफ तरह के थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उनकी इकाई यूनिट्स और उनके दरमियान मौजूद ताल्लुक, रिलेशन वगैरह को के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, माने थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड एंड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, थर्मल कंडक्शन और थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में या इसके मुतालिक कुछ बातों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। थर्मल, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। आज हम लोग जानेंगे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। गर्म करने के नतीजे में रकीक या लिक्विड का जो वॉल्यूम है उसमें किस तरह से फैलाव होता है, इसी को हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। तो जैसा कि आप जानते हैं, रकीक के साल में ठोस के मुकाबले में ढीले तौर पर सजे हुए होते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर लूजली पैक्ड। ठोस के साल में बहुत ही टाइट तौर पे सजे होते हैं, लेकिन ठोस के मुकाबले में रकीक का जो साल है वो ढीले तौर पे सजे होते हैं। यही वजह है कि रकीक की कोई मुअय्यन शक्ल नहीं होती है, लेकिन उनका मुअय्यन हजम, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मतलब लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। तो रकीक को जिस बर्तन में रखी जाती है ये उसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। क्योंकि रकीक के साल में ढीले तौर पर सजे होते हैं, लिहाजा गर्म करने पर ठोस के मुकाबले में ये ज्यादा तेजी से फैलते हैं। हम अपनी रोजाना की जिंदगी में आसानी के साथ रकीक के फैलने का मुशाहिदा कर सकते हैं। मसलन जब दूध को गर्म किया जाता है तो ये उबलना शुरू कर देती है और उसका हजम बढ़ जाता है। लगातार गर्म करने पर ये ओवरफ्लो होना शुरू हो जाती है। ऐसा गर्म करने पर उसके हजम में फैलाव के सबब होता है। जैसा कि आप जानते हैं, रकीक को हमेशा किसी बर्तन में रखा जाता है, लिहाजा गर्म करने पर रकीक के साथ साथ उसका बर्तन भी फैल जाता है। लिहाजा गर्म करने पर रकीक के हजम में नजर आने वाला फैलाव, माने ऑब्जर्व्ड माने एक्सपेंशन, हकीकी फैलाव रियल एक्सपेंशन से कम दिखाई देता है। उस बात का मुशाहिदा हम तजुर्बा की मदद से भी कर सकते हैं। उसके लिए आप एक ग्लास का बना हुआ फ्लास्क लीजिए। ग्लास का बना हुआ हम लोग एक फ्लास्क लें, इस तरह का। आप खुद से इस बात को देख सकते हैं। ये सपोज ग्लास का बना हुआ कोई फ्लास्क है, ठीक है। तो ग्लास का बना हुआ एक फ्लास्क लेते हैं और इसमें रबड़ का पैड, स्टॉपर नस्ब होता है, ठीक है। तो यकसा गोलाई का एक पतला शीशा का ट्यूब को उसमें रखा जाता है। एक पतला शीशा का ट्यूब को, जो कि यूनिफॉर्म है ना डायमीटर का होता है, इसमें रखा जाता है। इस तरह का एक ट्यूब, ठीक है। अच्छा, फ्लास्क का ग्लास ट्यूब में सपोज ए नुक्ता तक है ना, इसमें मतलब पानी भर दिया जाता है, ठीक है। ये ए नुक्ता है, इस ए नुक्ता तक यहाँ पर है ना पानी भर दिया था। ये ए नुक्ता है, तो ए नुक्ता तक यहाँ पानी भर दिया था। इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। फ्लास्क का ग्लास दोनों में ए नुक्ता तक पानी भरा हुआ है। ये ए नुक्ता है, इसको हम लोग जरा रेड कलर से दिखला है,
ए नुक्ता तक यहाँ पे पानी भर दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद फ्लास्क को उबलते हुए पानी के डोंगी में डाल दिया जाता है। हम देखते हैं कि ट्यूब में पहले पानी की सतह घटकर नुक्ता बी पर आ जाती है। पहले यहाँ तक पानी था, लेकिन जब हम लोग इसको गर्म डोंगी में डालेंगे तो पानी की सतह यहाँ पे आ जाएगी, घट जाएगी। कहाँ पे आ गई? बी नुक्ता है, इस पॉइंट पे। ठीक है, सबसे पहले बी नुक्ता पे आ जाएगी। फिर थोड़ी देर के बाद पानी की सतह बढ़ना शुरू होता है और ना सिर्फ ए नुक्ता बल्कि उससे ऊपर सी नुक्ता तक, यहाँ तक आ जाता है। क्या देखेंगे हम लोग? ये पानी की सतह बढ़कर ऊपर पहुंच जाती है, सी नुक्ता तक पहुंच जाती है। ठीक है ना? तो यहाँ ए सी, ये जो ए सी है ये हो गया अपैरेंट एक्सपेंशन, अपैरेंट एक्सपेंशन ऑफ वाटर। उर्दू में इसको कहेंगे रकीक का ज़ाहिरी फैलाव, जाहिर तौर पे जो फैलाव नजर आ रहा है। और बी सी रियल एक्सपेंशन, ये जो बी सी है ये हुआ रियल एक्सपेंशन। इसका जो रियल एक्सपेंशन है वह बी सी। और ए बी, ये जो ए बी है ना, ये बर्तन का फैलाव, इसको हम लोग कहेंगे एक्सपेंशन ऑफ वेसल, बर्तन का फैलाव, एक्सपेंशन ऑफ वेसल। ठीक है ना? लिहाजा रकीक के हकीकी फैलाव और ज़ाहिरी फैलाव के दरमियान है ना एक ताल्लुक होता है, जो कि इस तरह से हस्बे ज़ेल है। यानी बी सी हम लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए बी, बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए बी, है ना। ये जो बी सी है ये क्या है? रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, ये रकीक का रियल एक्सपेंशन है। और ए सी है ना अपेरेंट एक्सपेंशन, ज़ाहिरी फैलाव, दिखने में जो फैलाव नजर आ रहा है, अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। ठीक है ना? और ये जो ए बी है ये एक्सपेंशन ऑफ वेसल। ठीक है, तो जो बर्तन है उसका फैलाव। तो रियल एक्सपेंशन इक्वल टू क्या हुआ? अपेरेंट एक्सपेंशन प्लस एक्सपेंशन ऑफ वेसल। ठीक है, तो यानी जो ज़ाहिरी फैलाव हुआ और बर्तन का फैलाव, दोनों को मिलाकर हम लोग क्या देख रहे हैं? रियल एक्सपेंशन, है ना। तो यहाँ पर कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन, हम इस तरह से इसको इस तरह से इसका रिलेशन लिख सकते हैं। आपसे एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन रियल एंड अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। किसी रकीक का जो हकीकी फैलाव है और उसका जो अपेरेंट एक्सपेंशन यानी ज़ाहिरी फैलाव है, उन दोनों में क्या ताल्लुक है? तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, रकीक का हकीकी फैलाव, रियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू अपेरेंट एक्सपेंशन प्लस एक्सपेंशन ऑफ वेसल, एक्सपेंशन ऑफ वेसल। ठीक है ना? तो इस तरह से आपको ये एग्जाम में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है ना। लिहाजा रकीक के हरारती फैलाव यानी थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड को बयान करते वक्त हमें रकीक का ज़ाहिरी फैलाव और हकीकी फैलाव दोनों को मद्देनजर रखना होगा। जब भी हम रकीक का है ना थर्मल एक्सपेंशन को बयान करेंगे तो हमें उसका जो रियल एक्सपेंशन है और उसका जो अपेरेंट एक्सपेंशन है, इन दोनों को बयान करना होगा। तो इस बात को आपको याद रखना है, बहुत ज़रूरी बात है। फिर आपको ये चूंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें फिर आपको याद दिलाएं कि रकीक के हरारती फैलाव यानी थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड को बयान करते वक्त हमें रकीक का ज़ाहिरी फैलाव और रकीक का हकीकी फैलाव दोनों को मद्देनजर रखना होगा। यानी रकीक में दो किस्म का फैलाव होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सपेंशन इन लिक्विड। नंबर वन होगा है ना मतलब रकीक में दो तरह का फैलाव होता है। ठीक है, नंबर वन होगा को एफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, रियल एक्सपेंशन। रकीक के फैलाव की शरह है ना दो तरह की होती है। एक नंबर को एफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड और दो नंबर को एफिशिएंट ऑफ अपेरेंट एक्सपेंशन, अपेरेंट एक्सपेंशन। ठीक है, रकीक के फैलाव की शरह दो तरह की होती हैं,
कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड और कोएफिशिएंट ऑफ अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। तो इन दोनों के बारे में हम लोगों को समझना होगा, जानना होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड क्या है और कोएफिशिएंट ऑफ अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड क्या है, किस तरह से हम लोग इसका मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, रकीक का हकीकी फैलाव की शरह, रकीक के हकीकी फैलाव की शरह, कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, है ना। किसी रकीक को गर्म करने पर दर्जे हरारत में फी डिग्री के इजाफा से उस रकीक के फी हजम में जो हकीकी फैलाव होता है उसे रकीक के हकीकी फैलाव की शरह या कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है ना। फिर आपको हम याद दिलाएं, किसी जरूरी बात एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। तो किसी रकीक को गर्म करने पर, जब गर्म किया जाता है तो रकीक फैलती है, तो किसी रकीक को गर्म करने पर दर्जे हरारत टेम्परेचर में फी डिग्री, है ना, पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर माने फी डिग्री के इजाफा से, फी डिग्री के इजाफा से, ठीक है, उस रकीक के फी हजम यूनिट वॉल्यूम, फी हजम में जो हकीकी इजाफा होता है, जो हकीकी इजाफा, है ना, या हकीकी फैलाव, दोनों कह सकते हैं, हकीकी फैलाव होता है, उसे रकीक के हकीकी फैलाव की शरह या कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड कहा जाता है, ठीक है। किसी रकीक को गर्म करने पर दर्जा हरारत में फी डिग्री के इजाफा से उस रकीक के फी हजम में जो हकीकी फैलाव होता है उसे रकीक के हकीकी फैलाव की शरह या कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में आप लोग इस तरह कह सकते हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द ट्रू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो अब हम लोग इसका मैथमेटिकल जो फॉर्म है उसको जानने की कोशिश करेंगे मैथमेटिकल तरीका से, है ना। फर्ज किया, मान लिया कि T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, है ना, किसी रकीक का या किसी लिक्विड का वॉल्यूम है V1। T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे फर्ज किया किसी रकीक का वॉल्यूम है V1। अगर हम टेम्परेचर में इजाफा करेंगे, है ना, T1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे सपोज वॉल्यूम है V1। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, सपोज टेम्परेचर को बढ़ा के हम लोग कर दिया T2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वॉल्यूम में तब्दीली होगी। फर्ज किया उसका वॉल्यूम है V2, तो T1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे उसका वॉल्यूम था V1, और जब टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा के T2 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, है ना, V2। तो यहाँ पर ये जो लिक्विड है उसका रियल एक्सपेंशन होगा इस तरह से, कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड का जो कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन है ना, उसको हम लोग गामा से दिखलाते हैं। तो ये इक्वल टू होगा, देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, V2 माइनस V1। अभी जो हम लोगों ने तारीफ पढ़ा, किसी रकीक को गर्म करने पर दर्जा हरारत में फी डिग्री के इजाफा से उस रकीक के फी हजम में जो हकीकी इजाफा होता है उसे कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन कहते हैं। तो उस तारीफ के मुताबिक हम इस तरह लिख सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन, है ना, ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ये हुआ रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में जो हकीकी इजाफा हुआ या तब्दीली हुई, बढ़ा हुआ। ओरिजिनल वॉल्यूम V1 जो उसका पहले वॉल्यूम था, और ये क्या हुआ, राइज ऑफ टेम्परेचर। तो इस तरह इसकी तारीफ को हम कह सकते हैं, इसको मैथमेटिकल तरीके से हम इसको बयान कर सकते हैं, है ना। इसके बाद आपको जानना होगा इसका यूनिट,
इसका यूनिट, कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड का यूनिट इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में इसकी इकाई। यहाँ देखिए यह वॉल्यूम कैंसिल, सिर्फ टेम्परेचर है ना, तो क्या होगा पर डिग्री केल्विन। एसआई में टेम्परेचर यूनिट क्या होता है केल्विन, तो इसका यूनिट क्या होगा पर डिग्री केल्विन। इस तरह बस, ओनली नथिंग मोर, है ना। उसलिए ऊपर भी टेम्परेचर है, नीचे भी, सॉरी ऊपर वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम कैंसिल हो जा रहा है, सिर्फ बच जा रहा है क्या टेम्परेचर। तो एसआई सिस्टम में इसका यूनिट होगा पर डिग्री केल्विन। तो ये एक जरूरी बात था, इसको याद रखिएगा। ये था कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, है ना। अब हम लोग जानेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एपेरेंट एक्सपेंशन। आपको बताया गया कि रकीक में दो तरह का एक्सपेंशन होता है, रियल और एपेरेंट, ठीक है, हकीकी और जाहिरी। तो हकीकी एक्सपेंशन को हम लोगों ने भी देखा, अब हम लोग जानेंगे कोएफिशिएंट ऑफ, है ना, एपेरेंट एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ एपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड का जो जाहिरी फैलाव होता है उसकी शरह, ठीक है। सबसे पहले इसकी तारीफ, है ना, जैसा हम लोगों ने रियल एक्सपेंशन की तारीफ बयान किया था उसी तरह से, ठीक है, कि किसी रकीक को गर्म करने पर दर्जा हरारत में फी डिग्री के इजाफा से उस रकीक के फी हजम में जो जाहिरी इजाफा होता है, हकीकी नहीं जाहिरी इजाफा होता है, उसे रकीक का जाहिरी फैलाव की शरह कहते हैं, ठीक है। किसी रकीक को गर्म करने पर दर्जा हरारत में फी डिग्री के इजाफा से उस रकीक के फी हजम में जो जाहिरी इजाफा होता है, ठीक है, उसे रकीक के जाहिरी इजाफा की फैलाव की शरह या कोएफिशिएंट ऑफ एपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड कहते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ एपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द एपेरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो तारीफ के मुताबिक इसका मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग देखेंगे, है ना। वही फर्ज किया, सपोज के किसी T1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, T1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे एक लिक्विड का वॉल्यूम है V1, ठीक है ना। T1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का, है ना, वॉल्यूम है V1। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाकर T2 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, सपोज वॉल्यूम हो गया V1, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ, है ना, एपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, अच्छा इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं, इसको गामा ए, मैंने कोएफिशिएंट ऑफ एपेरेंट एक्सपेंशन। तो तारीफ के मुताबिक क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर। पहले वॉल्यूम था V1, बाद में हुआ V2, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ V2 माइनस V1, ओरिजिनल वॉल्यूम V1, और पहले टेम्परेचर T1 था, बाद में हो गया T2, तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर या चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या T2 माइनस T1। तो इस तरह लिक्विड का जो एपेरेंट एक्सपेंशन है उसका जो कोएफिशिएंट है उसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो किसी रकीक को गर्म करने पर दर्जे हरारत में फी डिग्री के इजाफा से उस रकीक के फी हजम में, हाँ, जो जाहिरी इजाफा होता है उसे रकीक के जाहिरी फैलाव की शरह या कोएफिशिएंट ऑफ एपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड कहा जाता है ना। तो इसको आपको याद रखना है, ये भी एक बहुत ही जरूरी बात है ना। इसका भी यूनिट सेम होगा, ठीक है। यहाँ भी देखिए ना, वॉल्यूम और वॉल्यूम कैंसिल, तो सिर्फ टेम्परेचर बचा, यानी एसआई सिस्टम में इसका यूनिट भी क्या होगा पर डिग्री, है ना, केल्विन। ये एक जरूरी बात है ना। एक्चुअली वैल्यू ऑफ एपेरेंट एक्सपेंशन, ठीक है, तो मतलब किसी भी चीज का जो एपेरेंट एक्सपेंशन है ना, ये लिक्विड का जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है। मुख्तलिफ तरह का लिक्विड है, क्या नेचर है, इसको अभी हम लोग आगे जानेंगे। तो ये एक बहुत ही जरूरी बात था, है ना। उसके बाद हम लोग को अब जानना है कि मुख्तलिफ तरह का जो लिक्विड है उसका रियल एक्सपेंशन का जो कोएफिशिएंट है उसका वैल्यू मुख्तलिफ होता है। एक दो लिक्विड का रियल एक्सपेंशन का जो कोएफिशिएंट है उसका वैल्यू को हम लोग जानेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, ठीक है।
कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। मुख्तलिफ तरह के लिक्विड का जो कोएफिशिएंट है, रियल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है, उसका वैल्यू है ना अलग होता है। तो 2-4 चीज़ों का हम लोग जानेंगे वैल्यू। जैसे 1 नंबर मर्क्यूरी, पारा। आप लोगों को मालूम है मर्क्यूरी एक लिक्विड मेटल है, रकीक धात है। तो मर्क्यूरी का जो कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन है वो होता है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ है ना। यूनिट क्या रहेगा सब में? पर डिग्री है ना, पर डिग्री सेंटीग्रेड सीजीएस में या एसआई में पर डिग्री केल्विन। ठीक है, पर डिग्री सेंटीग्रेड सीजीएस में या एसआई में पर डिग्री केल्विन। अच्छा, 2 नंबर मर्क्यूरी के बाद हम लोग है ना बहुत मशहूर अल्कोहल। अल्कोहल का होता है 11 इंटू 10⁻⁻⁴। देखिए मर्क्यूरी का के मुकाबले में अल्कोहल का है ना कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन का वैल्यू बहुत ज्यादा है। 3 नंबर, यानी इससे करीब करीब 9 गुना या 10 गुना ज्यादा है इसका वैल्यू, 9 गुना 8 गुना वैल्यू इसका ज्यादा है। बेंजीन का होता है 11.8, माने अल्कोहल से भी ज्यादा बेंजीन का कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन का वैल्यू होता है। ठीक है, तो उसी तरह से टर्पेंटाइन इसका होता है 10.5। ये ऑयल में दिया जाता है, एक तरह का केमिकल है, हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था। ठीक है, इसका 10.5। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तरह की चीज़ों का जो कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन है उसका वैल्यू मुख्तलिफ होता है। एक्चुअली मुख्तलिफ तरह के रकीक के फैलाव की जो शरह है यानी कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन है ना, ये मुख्तलिफ होता है। पारा, यहाँ आप देख रहे हैं मर्क्यूरी के फैलाव की शरह कम है जबकि अल्कोहल का ज्यादा होता है। यानी पारा और अल्कोहल को यकसा गर्म करने पर अल्कोहल ज्यादा फैलता है। इसका मतलब यही हुआ, अगर दोनों को हम लोग इक्वल टेम्परेचर तक गर्म करेंगे तो क्या देखेंगे, अल्कोहल पारा के मुकाबले में, मर्क्यूरी के मुकाबले में है ना ज्यादा फैलेगा। इसी वजह से थर्मामीटर में पारा का इस्तेमाल होता है। आपको यहाँ पर कभी कभी सवाल पूछता है, वाई मर्क्यूरी इज यूज्ड एज थर्मोमेट्रिक लिक्विड। मर्क्यूरी थर्मामीटर में पारा का इस्तेमाल क्यों होता है? अच्छा, पानी में फैलाव का अमल दूसरे रकीक से थोड़ा मुख्तलिफ है। पानी में फैलाव का अमल या एक्सपेंशन गर्म करने पर जो पानी में फैलाव का अमल होता है वो दूसरे रकीक से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप लोग को मालूम है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पानी का जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो है ना, उसी वजह से 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पानी का वॉल्यूम सबसे कम होता है। ठीक है, तो और दर्जा हरारत को 4 डिग्री से कम या ज्यादा करने पर पानी का हजम बढ़ जाता है। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे पानी का जो वॉल्यूम है वो सबसे कम होता है, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे पानी का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है। यही वजह है कि जब पानी का टेम्परेचर को हम लोग 4 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाते हैं या इससे कम करते हैं है ना, तो पानी का जो वॉल्यूम हजम है वो बढ़ जाता है। इस अमल को एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कहा जाता है। बहुत जरूरी बात है, हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था, एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। उर्दू में इसको कहते हैं पानी का बेकायदा फैलाव। ठीक है, तो पानी में है ना फैलाव का अमल दूसरे रकीक से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। फिर आपको बता दें, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे पानी का डेंसिटी मैक्सिमम होता है। उसी वजह से 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे पानी का वॉल्यूम है ना या हजम सबसे कम होता है। ठीक है, तो दर्जा हरारत को 4 डिग्री से कम या ज्यादा करने पर पानी का हजम बढ़ जाता है। इस अमल को एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर या पानी का बेकायदा फैलाव कहा जाता है। पानी का जो बेकायदा फैलाव है ना, सख्त सर्दी के मौसम में आबी जानवर या एक्वाटिक एनिमल्स है ना, उनको सर्दी से महफूज रखने में बहुत मददगार साबित होता है। इस बात को हम लोगों ने क्लास 9 में अच्छी तरह से पढ़ा था। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया है ना थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। अब हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। थर्मल
एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, गर्म करने के नतीजे में है ना तमाम मादी चीज़ें, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, है ना, वो फैलती हैं, उसका वॉल्यूम में इजाफा होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इजाफा होता है गैसों के वॉल्यूम में, सबसे है ना कम होता है ठोस चीज़ों के वॉल्यूम में, है ना। तो इसी हम लोगों ने अब तक थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड के बारे में जानकारी हासिल किया, फिर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड के बारे में। अब हम लोग जानेंगे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। ठीक है, तो गर्म करने के नतीजे में गैस में किस तरह का मामला होता है। एक्चुअली गर्म करने पर गैसों में भी फैलाव होता है। दरअसल गैसों को गर्म करने पर ठोस और रकीक के मुकाबले में ज्यादा फैलती हैं। उसकी वजह यह है कि गैसों का ना तो कोई मुअय्यन शक्ल होता है और ना ही मुअय्यन हजम होता है। माने गैसेज हैव नाइदर डेफिनिट शेप नॉट डेफिनिट वॉल्यूम। और उनके साल में, गैसों के साल में है ना बहुत ज्यादा ढीले तौर पर यानी लूजली तौर पर सजे होते हैं। ठोस का जो सालमा है वो बहुत ही टाइटली अरेंज्ड होता है, पैक्ड, और लिक्विड का ढीला, लेकिन गैस का जो मॉलिक्यूल्स है बहुत ज्यादा ढीला तौर पर सजा होता है। तो गैस के फैलने का मुशाहिदा हम मुख्तलिफ तरह से कर सकते हैं। मसलन हवा भरे हुए बैलून को जब धूप में छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि लगातार उसके हजम में इजाफा होता है और इलास्टिक लिमिट क्रॉस करने पर यह फट जाता है। तो गैस को मुशाहिदा और पैमाइश करने के लिए है ना हमेशा किसी बर्तन में रखना जरूरी होता है। ठीक है, तो गैस को जिस बर्तन में रखा जाता है यह उसके पूरे हजम को अहाता कर लेती है। इट ऑक्यूपाई द होल वॉल्यूम ऑफ द वेसल। तो गैस का हजम दबाव और दर्ज हरारत दोनों से मुतासिर होता है। दबाव और दर्ज हरारत में तब्दीली करने पर गैस का हजम तब्दील हो जाता है। हम लोगों ने इस बात को चार्ल्स के लॉ में पढ़ा था, है ना। आपका जो सेकंड चैप्टर है फिजिकल साइंस का, दोबारा हम लोग उसको जानेंगे, रिवीजन करेंगे। तो गैस का हजम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों से मुतासिर होता है, लेकिन हम लोग इस वक्त मुअय्यन दबाव माने कांस्टेंट प्रेशर पर दर्जा हरारत में तब्दीली करने पर गैस के हजम में वाक़ा होने वाले फैलाव के मुतालिक डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ इस नुक्ता को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि गर्म करने के नतीजे में गैसों के हजम में वाक़ा होने वाला जो फैलाव है उसके बर्तन के फैलाव के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से गैस के फैलाव का मुताला करते वक्त उसके बर्तन के फैलाव को नज़रअंदाज में नेगलेक्ट किया जाता है। हम लोगों ने रकीक के बारे में पढ़ा था। जब रकीक को हम लोग गर्म करते हैं तो रकीक के साथ साथ जिस बर्तन में वो रखा गया वो भी तो फैलता है। तो हम लोग रकीक का जो एक्सपेंशन था उसमें हम लोग दोनों फैक्टर को लेते हैं, लिक्विड का एक्सपेंशन और साथ साथ उस बर्तन का एक्सपेंशन। लेकिन गैस जिस बर्तन में रखी होती है गर्म करने के नतीजे में, है ना, माने उस बर्तन में भी फैलाव होता है, लेकिन गैस का फैलाव इतना ज़्यादा होता है बर्तन के मुकाबले में कि हम लोग बर्तन को आमतौर पे नेग्लेक्ट करते हैं, उसका जो फैलाव है उसको नजरअंदाज करते हैं, है ना। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का, वाई अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ गैसेज आर नेग्लेक्टेड। गैस का जो अपेरेंट एक्सपेंशन है, जाहिरी फैलाव, उसको क्यों नेग्लेक्ट किया जाता है? उसलिए कि गैस गर्म करने के नतीजे में जो गैसों का फैलाव है बर्तन के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए उसको हम लोग नजरअंदाज करते हैं, निग्लिजिबल होता है तो हम लोग नजरअंदाज करते हैं। लिहाजा गैसों में रकीक की तरह जाहिरी फैलाव, अपेरेंट एक्सपेंशन नहीं होता है। ठीक है ना। कभी कभी एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है, वाई गैसेज हैव मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। हम लोगों ने पढ़ा कि गर्म करने के नतीजे में ठोस, रकीक, गैस सभी फैलता है, लेकिन ठोस और रकीक के मुकाबले में गैसों का फैलाव बहुत ज्यादा होता है ना। उसकी वजह क्या है कि, है ना, गैस का जो मॉलिक्यूल्स है बहुत ढीले तौर पे सजा होता है और गैस की ना तो कोई मुअय्यन शक्ल होती है ना ही कोई इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अच्छा, गैसों में दो किस्म का एक्सपेंशन कोएफिशिएंट मौजूद होता है। एक तो होता है वॉल्यूम कोएफिशिएंट, और दूसरा होता है प्रेशर कोएफिशिएंट। गैसों का हजम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों से बहुत ज्यादा मुतासिर होता है। तो गैसों का जो एक्सपेंशन है ना, कोएफिशिएंट वो दो तरह का होता है, वॉल्यूम कोएफिशिएंट और प्रेशर कोएफिशिएंट। लेकिन हम लोग, है ना, सिर्फ वॉल्यूम कोएफिशिएंट को डिस्कशन करेंगे। आपका सिलेबस में सिर्फ वॉल्यूम कोएफिशिएंट के बारे में ही जानना है, तो हम लोग सिर्फ वॉल्यूम कोएफिशिएंट को ही डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, है ना। इस सिलसिले में आप लोगों ने पहले पढ़ा था चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स का जो लॉ है उसके मुताबिक हम लोग जानेंगे, माने कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ल्स लॉ। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम
एक्सपेंशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट थे। उन्होंने गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो ताल्लुक है उसको एक लॉ के शक्ल में पेश किया था। उस लॉ को हम लोग कहते हैं चार्ल्स लॉ। तो यहाँ पर हम लोग है ना गैस का जो वॉल्यूम कोएफिशिएंट है उसको चार्ल्स लॉ की रोशनी में जानेंगे। ठीक है, तो मैंने गैस के फैलाव की शरह की वजाहत चार्ल्स के कुलिया के हवाले से हम लोग है ना जानेंगे। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ हम लोगों ने पहले पढ़ा है चार्ल्स का लॉ को, है ना। मुअय्यन दबाव पर किसी गैस की दी हुई कीमियत का हजम 1 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत के बढ़ाने या घटाने पर अपने 0 डिग्री वाले हजम का 1/273वां हिस्सा बढ़ जाता है या घट जाता है। ठीक है ना। प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाई अ कांस्टेंट फ्रैक्शन 1/273 of its original volume at 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर each डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर। हम लोगों ने चार्ल्स का लॉ को पढ़ा था पहले। ठीक है, इसमें क्या बताया गया था कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इजाफा करेंगे हम लोग किसी गैस के, है ना, टेम्परेचर में अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा करेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उस गैस का जितना वॉल्यूम है उससे 1/273 टाइम्स वॉल्यूम बढ़ जाएगा। या अगर 1 डिग्री टेम्परेचर का कमी करेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे उस गैस का जितना वॉल्यूम है उससे 1/273 टाइम्स वॉल्यूम घट जाएगा, है ना। तो फर्ज किया, मान लिया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे किसी गैस का वॉल्यूम है V0। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे एक गैस का वॉल्यूम है V0। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दे, बढ़ा दें, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1। तो ये जो V1 है ये इक्वल टू क्या होगा V0 प्लस V0 इंटू 1/273। चार्ल्स के लॉ में क्या कहा गया कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 0 डिग्री पे जितना उसका वॉल्यूम है उससे 1/273 टाइम्स वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना। यानी 1 डिग्री टेम्परेचर वॉल्यूम क्या होगा, 0 डिग्री का वॉल्यूम जो है वो प्लस उस वॉल्यूम का 1/273। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा के, है ना, 2 डिग्री कर दें तो वॉल्यूम क्या होगा V2। तो ये क्या होगा V0 प्लस V0 इंटू 2/273। ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा के 10 डिग्री कर दें तो वॉल्यूम होगा V10। तो V10 क्या होगा V0 प्लस V0 इंटू 10/273। तो इस तरह जितना हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। और अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाकर T डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो उसका वॉल्यूम क्या होगा VT। तो ये क्या होगा V0 प्लस V0 इंटू T/273। यहाँ पर देखिए इन दोनों में V0 कॉमन है तो क्या होगा 1 प्लस T/273, है ना। 1 प्लस T/273 यानी जब हम लोग गैस का वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे सॉरी, तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। और जितना ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उसका वॉल्यूम उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। और 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने पर 0 डिग्री पे जो उसका वॉल्यूम है उससे वॉल्यूम कितना बढ़ेगा 1/273। तो इस तरह हम लोगों ने ये बात पढ़ा था चार्ल्स के लॉ में, है ना। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम माने एक्सपेंशन है यही 1/273, ये जो फैक्टर है 1/273 इसी को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। इस तरफ में लिखे 1/273 जो फैक्टर्स है, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ये क्या होगा 1/273 पर डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, है ना। इसको अगर आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका वैल्यू होगा 0.00366 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। मैंने वैल्यू ऑफ वॉल्यूम कोएफिशिएंट इज सेम फॉर ऑल गैसेस, तमाम गैसों के लिए इसका वॉल्यूम सेम होता है ना। तो ये बात हम लोगों ने देखा मैंने थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। ठीक है, तो अब हम लोग को जानना है इसकी तारीफ, इसका डेफिनेशन। ये जो
है ना, वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ गैस है इसकी तारीफ, डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछता है क्वेश्चन, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, तो मुअय्यन दबाव पर, है ना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत में इजाफा करने पर अपने 0 डिग्री वाले हजम के कसरी इजाफा माने फ्रैक्शनल इंक्रीज को किसी गैस के हजम में फैलाव की शरह या कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ, है ना, गैस कहा जाता है। मुअय्यन दबाव पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत में इजाफा करने पर अपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले हजम के कसरी इजाफा यानी फ्रैक्शनल इंक्रीज को उस गैस के हजम में फैलाव की शरह या कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ, है ना, गैस कहा जाता है। इंग्लिश में हम लोग इस तरह कह सकते हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इज द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ईच डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, द प्रेशर बीइंग कांस्टेंट, प्रेशर हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो ये था गैस का वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग जानेंगे एक और टॉपिक इस चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान और आखिरी टॉपिक। आज हम लोगों को 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करना है था। नंबर 1 थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, नंबर 2 थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, और आखिरी में हम लोग एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो है थर्मल कंडक्शन। थर्मल कंडक्शन, हरारत का बहाव, कंडक्शन मतलब होता है बहाव, थर्म मतलब क्या, हीट, हरारत का बहाव। हरारत जो है हम लोगों ने पढ़ा है ज्यादा टेम्परेचर वाले मुकाम से कम टेम्परेचर वाले मुकाम की तानी बहती रहती है, तो हरारत का जो बहाव है इसके बारे में जानेंगे, है ना। लोहा का कोई रॉड आप लीजिए, ठीक है, लोहा के किसी रॉड को, उसका एक सरा को आग के लौ पर रखिए और दूसरा सरा को अपने हाथ में पकड़ कर रखिए। थोड़ी देर के बाद रॉड इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि हम उसे मजीद नहीं पकड़ सकते, आप देखिएगा यहाँ। तो यहाँ दर्जा हरारत में फर्क होने के सबब हरारती तवानाई एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक मुंतकिल होता है। तो हरारत की मुंतकली का वो अमल, हरारत की मुंतकली का वो अमल जिसमें दर्जा हरारत में फर्क के सबब हरारत किसी मादा में सालमों की जगह की तब्दीली के बगैर, सालमों की जगह की तब्दीली के बगैर एक हिस्सा से दूसरे हिस्सा तक मुंतकिल होता है, उसे इसाले हरारत या कंडक्शन कहा जाता है। ठीक है ना, सालमों की जगह की तब्दीली के बगैर अगर हरारत एक हिस्सा से दूसरे हिस्सा में मुंतकिल होगा तो इस तरह का हरारत की मुंतकली को हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्शन। जब लोहा के रॉड में हरारत मुंतकिल हो रहा है तो सालमा अपनी जगह पे कायम है, लेकिन उसके बावजूद हरारत एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक मुंतकिल हो रहा है। उस वजह से इस तरह का हरारत की मुंतकली को या ट्रांसमिशन को हम लोग बोलेंगे कंडक्शन। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड कंडक्शन। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है डिफाइन कंडक्शन, कंडक्शन किसे कहते हैं। हम लोग इस तरह जवाब कहेंगे कि हरारत की मुंतकली का वो अमल जिसमें दर्जा हरारत में फर्क के सबब हरारत किसी मादा में सालमों की जगह की तब्दीली के बगैर एक हिस्सा से दूसरे हिस्सा तक मुंतकिल होता है, उसे इसाले हरारत या कंडक्शन कहा जाता है। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड कंडक्शन। तो मुख्तलिफ तरह की मादों की कुव्वत इसालियत यानी कंडक्टिविटी मुख्तलिफ होती है ना, यानी डिफरेंट सब्सटेंस कंडक्ट हीट डिफरेंटली, है ना। मुख्तलिफ तरह के मादों में हरारत को कंडक्ट करने की सलाहियत मुख्तलिफ होती है। ऐसे मादे जिनमें तेजी से हरारत का बहाव होता है ना, उन्हें हम गुड कंडक्टर्स कहते हैं। आप लोगों ने छोटे क्लास में भी पढ़ा है। जिन मादों में हरारत का बहाव या कंडक्शन तेजी से होता है हम लोग उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर। ठीक है ना, जैसे लोहा, आयरन, ठीक है ना, एल्युमिनियम, लोहा, एल्युमिनियम, है ना, जितना धात है ना, आप कॉपर, तांबा, सिल्वर, चांदी, ये सब जो मादा है इसमें हरारत का बहाव तेजी से होता है, उस वजह से इस तरह का मादा को हम लोग कहते हैं गुड कंडक्टर। ठीक है, तो और ऐसे मादे, ठीक इसका उल्टा, ऐसे मादे जिनमें हरारत के बहाव का अमल निहायत ही सुस्त रफ्तारी से होता है उन्हें बैड कंडक्टर्स कहा जाता है। बैड कंडक्टर्स,
जिनमें हरारत के बहाव का अमल है ना स्लोली होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बैड कंडक्टर। ठीक है, आमतौर पे जो मतलब गैर धात है ना, वो बैड कंडक्टर्स होता है, उसमें हरारत के बहाव का अमल बहुत सुस्ती के साथ होता है, जैसे एयर, हवा, ठीक है ना, ग्लास। उसी तरह से जो ऊल है, ऊन है ना, पेपर, आपको याद आ रहा होगा जाड़ा के मौसम में हम लोग ऊनी कपड़ा का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि ये ऊनी कपड़ा जो हरारत का है ना बैड कंडक्टर है, ये हमारे जिस्म से हरारत को ज़ाया होने से रोकता है, जिसकी वजह से जिस्म गर्म रहता है। तो ये सब जो मादा पेपर वगैरह ये सब बैड कंडक्टर है ना। अमूमन रकीक और गैस हरारत का माने बैड कंडक्टर होता है, लिक्विड और गैसेज आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। लेकिन पारा मर्क्यूरी उससे मुस्तस्ना है, माने मर्क्यूरी इज एक्सेप्शन। मर्क्यूरी अगरचा एक रकीक में है मगर ये हरारत या हीट का गुड कंडक्टर है। लेकिन एक दिलचस्प बात है ना, माने मर्क्यूरी जो है वो हरारत का उम्दा मौसल है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोगों को। अच्छा, और जो डायमंड होता है, डायमंड या हीरा, डायमंड, तो डायमंड जो है ये हीट का गुड कंडक्टर है मगर इलेक्ट्रिसिटी इससे नहीं गुजर पाती है। आमतौर पे जिन चीज़ों से हरारत है ना बेहतर तरह से गुजर पाती है उन चीज़ों से हीट भी बेहतर, जैसे जितना मेटल है, मेटल से हरारत जितना मेटल्स है वो हीट का गुड कंडक्टर है, साथ साथ है ना वो इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर है। और नॉन मेटल जो है वो हीट का बैड कंडक्टर है और आमतौर पे इलेक्ट्रिसिटी का भी बैड कंडक्टर है। लेकिन डायमंड ये हीट का तो गुड कंडक्टर है, इससे हरारत है ना तेजी से गुजरती है मगर इससे इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजर पाता है। कभी कभी एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि तो याद रखना है। अब हम लोग जानेंगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी बात को, और वो है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर टॉपिक हम लोग का डिस्कशन का। थर्मल कंडक्टिविटी, उर्दू में कहते हैं इसको हम लोग हरारती इसालियत, हरारती इसालियत या थर्मल कंडक्टिविटी। तो किसी शय में हरारत के इसाल की सलाहियत को थर्मल कंडक्टिविटी कहा जाता है। किसी भी शय में हरारत का जो इसाल होता है, बहाव होता है, उसकी सलाहियत को, उसका कैपेसिटी को क्या कहते हैं हम लोग, थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। हम लोग को जानना है इसका मेजरमेंट, किस तरह से थर्मल कंडक्टिविटी को मेजरमेंट किया जाता है, पैमाइश किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। तो किसी ठोस शय में हरारत के इसाल की मिकदार की पैमाइश किस तरह हम लोग करेंगे उसको जानना है ना। माने तजुर्बा की मदद से ये बात साबित हुआ है कि किसी रेक्टेंगुलर स्लैब या सिलेंड्रिकल जो ब्लॉक है उसके एक सरे से दूसरे सरे में मुंतकिल होने वाली जो हरारत है उसकी जो मिकदार है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो किसी भी रेक्टेंगुलर स्लैब या सिलेंड्रिकल जो ब्लॉक होता है उसके एक सरे से दूसरे सरे में जो हरारत मुंतकिल होती है उसकी मिकदार मुख्तलिफ तरह के फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसमें एक नंबर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, उर्दू में इसको हम लोग कहते हैं रकबा। जैसे ये एक सिलेंडर है, देखिए एक सिलेंडर है, सपोज सिलेंडर का ये एक एंड है, ये दूसरा एंड है। तो सपोज इस एंड का टेम्परेचर ज़्यादा है, इस एंड का टेम्परेचर कम है, तो होगा क्या, यहाँ से हीट उस तरफ इस तरह मुंतकिल होगा, बहेगा, है ना। तो इसमें जो हीट के मुंतकिल होने या ट्रांसमिशन का जो रफ्तार है, रेट है, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसमें से एरिया ऑफ क्रॉस, इसका जो क्रॉस सेक्शन कह रही है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना। यहाँ पे क्या होगा, ये पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या माना, ए। तो हीट का जो ट्रांसमिशन का रेट है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। उसमें से एक नंबर फैक्टर क्या हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी वो जो सतह है उसका रकबा, है ना, उसकी सतह का रकबा। और दो नंबर थिकनेस, उसका जो मोटाई है, ब्लॉक या जो स्लैब है वो पतला या मोटा, उसका कितना थिकनेस है उस पर भी डिपेंड करता है उससे बहने वाली हरारत की मिकदार। थिकनेस को हम लोग स्मॉल डी मान लें। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या माना था, ए। और 3 नंबर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द टू फेस, दोनों फेस का जो टेम्परेचर का फर्क है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर
बिटवीन टू फेसेस, उसका जो दोनों फेसेस है, दोनों जो सरा है उसके दरमियान टेम्परेचर का फर्क है ना, उसके दरमियान टेम्परेचर का फर्क। सपोज उसका एक जो एंड है उसका टेम्परेचर है ना θ1 और दूसरा का θ2, तो डिफरेंस क्या होगा θ1 माइनस θ2। ठीक है, तो डिफरेंस टेम्परेचर क्या होगा θ1 माइनस θ2। और 4 नंबर टाइम ऑफ माने फ्लो ऑफ हीट, कितना वक्त तक वो हरारत वहां से गुजर रही है। द टाइम ऑफ हीट कंडक्शन, टाइम ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट, कितने वक्त तक हरारत उससे गुजरी, टाइम को हम लोग स्मॉल टी मान लें। तो ये 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है किसी भी ब्लॉक या किसी भी ठोस चीजों से, है ना, जो हरारत की मकदार के गुजरने की शरह है, थर्मल कंडक्टिविटी, ये 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसको हम लोगों ने ए माना। 2 नंबर थिकनेस, है ना, उसको हम लोगों ने डी माना, स्मॉल डी। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर θ1 माइनस θ2, और टाइम ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट, कितने वक्त तक वो हरारत गुजरी, इसको हम लोगों ने क्या माना, टी। तो तजर्बा की मदद से या तजर्बा के जरिया ये बात मालूम हुआ है कि क्यू मतलब हरारत की मकदार, कितना हरारत गुजर रही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा मकदार में हरारत का बहाव होगा, हरारत गुजरेगी। अच्छा, 2 नंबर क्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, थिकनेस जितना ज्यादा होगा उतना कम मकदार में हरारत गुजरेगी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। और उसके बाद है नंबर 3, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर क्या है, θ1 माइनस θ2। तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, दोनों एंड का डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, टेम्परेचर में जितना ज्यादा फर्क होगा उतना ज्यादा मकदार में हरारत गुजरेगी। और 4 नंबर क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ फ्लो, टाइम ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट, जितना ज्यादा वक्त तक हीट, है ना, गुजरेगी उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे, मिलाएंगे, अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे बाय द रूल ऑफ जॉइंट वेरिएशन, है ना, वेरिएशन में आप लोगों ने पढ़ा है, तो हम लोग क्या देखेंगे, मैथमेटिकली हम लोग क्या देखेंगे कि Q इज प्रोपोर्शनल टू ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, θ1 माइनस θ2, ये क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इनटू टाइम डिवाइडेड बाय थिकनेस। क्लियर। और जब हम लोग वेरिएशन का साइन को खत्म करके इक्वल टू का साइन देते हैं, है ना, हम लोगों ने पढ़ा है मैथमेटिक्स में, तो उसके लिए देना पड़ता है कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम लोग वेरिएशन को खत्म करके इक्वल टू साइन देंगे तो Q इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं K, यानी K इंटू ए θ1 माइनस θ2 इंटू टाइम डिवाइडेड बाय थिकनेस। तो ये K क्या है, K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये एक मुअय्यन है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो और इसी कांस्टेंट को कहा जाता है थर्मल कंडक्टिविटी। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। इसी कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसको आपको याद रखना है ना। अब आपसे यहाँ पर एक दिलचस्प बात, इसकी तारीफ, थर्मल कंडक्टिविटी का तो मैथमेटिकल मतलब एक्सप्रेशन हुआ। अगर बोले इसकी तारीफ क्या है, फर्ज किया कि स्लैब या सिलेंडर का जो दोनों एंड है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर सपोज, और उसका जो थिकनेस है वो है 1 सेंटीमीटर, और उसके दोनों एंड का जो टेम्परेचर डिफरेंस है θ1 माइनस θ2, ये है 1 डिग्री से, है ना, 1 डिग्री, और 1 सेकेंड टाइम मतलब 1 सेकेंड तक उससे हरारत का बहाव हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ 1 देंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि K इक्वल टू Q इक्वल टू K, यानी इस सूरत में हम लोग क्या देख रहे हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टिविटी जो है वो हीट का इक्वल बराबर हो गया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इकाई रकबा माने यूनिट एरिया और मोटाई रखने वाले किसी प्लेट में जिसके दोनों सरों के दरमियान टेम्परेचर का फर्क 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो। फिर हम बताइए, इकाई रकबा और मोटाई रखने वाले किसी प्लेट में जिसके दोनों सरों के दरमियान दर्जा हरारत का फर्क 1 डिग्री हो,
इकाई वक्त में उसकी गर्म सतह से ठंडी सतह की जानिब हरारत के बहाव की मिकदार को थर्मल कंडक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, इस मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है उससे हम लोग इस तरह से तारीफ बयान कर सकते हैं। पूछेगा आपको डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी, ये तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। हम लोग इस तरह कह सकते हैं, इकाई रकबा और मोटाई रखने वाले किसी प्लेट में जिसके दोनों सरों के दरमियान दर्जा हरारत का फर्क 1 डिग्री हो, इकाई वक्त में उसकी गर्म सतह से ठंडी सतह की जानिब हरारत के बहाव की मिकदार को थर्मल कंडक्टिविटी कहा जाता है। फॉर अ स्लैब ऑफ for a slab of unit area of cross section and unit thickness, if the temperature difference between its two sides be 1 degree, then the amount of heat flow from the hot side to the cold side in unit time is called thermal conduction of the substance. अब ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है, इसका यूनिट हम लोगों को जानना है। यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी की इकाई यूनिट ऑफ थर्मल। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी या व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन सीजीएस सिस्टम या एसआई सिस्टम। तो आप लोगों को पहले भी हम बताया है कि यूनिट खुद से निकालना सीखिए, रटने की जरूरत नहीं है। देखिए अभी जो हम लोगों ने देखा था है ना, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, के, ये जो रिलेशन है Q इक्वल टू के इंटू ए है ना, इंटू θ1 माइनस θ2 इंटू टी अपॉन डी। क्यू क्या है ना, हीट, के थर्मल कंडक्टिविटी, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, θ1 माइनस θ2 चेंज ऑफ टेम्परेचर, और टी टाइम, और डी क्या है, थिकनेस। तो इस इक्वेशन से के का वैल्यू क्या होगा, देखिए के इक्वल टू क्यू इंटू डी, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के इक्वल टू क्यू इंटू डी है ना, अपॉन ए इंटू θ1 माइनस θ2 इंटू टाइम। ठीक है, तो Q क्या है, हीट। तो सीजीएस सिस्टम में इसकी इकाई पहले देखिए, इन सीजीएस सिस्टम में आपको मालूम है हीट का यूनिट होता है कैलोरीज, तो हम यहाँ पे दे सकते हैं कैलोरीज। और डी क्या है, थिकनेस, तो इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। अच्छा, अपॉन एरिया, एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर सेंटीमीटर, बने सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट हम लोग होता है डिग्री सेंटीग्रेड सीजीएस में, और टाइम का सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो गया, आया क्या, कैलोरीज पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस पर सेकंड, कैलोरीज पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस पर सेकंड। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैलोरीज सेंटीमीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर सेकंड। तो आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन सीजीएस सिस्टम, आपको इस तरह से कहना है कैलोरीज पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस पर सेकंड। और एसआई सिस्टम में इसी को अगर आप पुट कर दीजिएगा तो एसआई सिस्टम में भी आप इसका यूनिट निकाल सकते हैं, है ना। एसआई सिस्टम में यहाँ देखिए, एसआई सिस्टम में हीट का यूनिट क्या होता है, जूल। इन एसआई सिस्टम, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में थर्मल कंडक्टिविटी की इकाई। तो एसआई में यूनिट क्या होता है, जूल, और मीटर, है ना, और टेम्परेचर का डिग्री केल्विन, और टाइम का सेकंड, यानी जूल पर मीटर पर डिग्री केल्विन पर सेकंड, जूल पर मीटर पर डिग्री केल्विन पर सेकंड। ये हो गया एसआई सिस्टम में, है ना, थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट। यहाँ पर एक और बात देखिए, एक्चुअली है ना, जूल पर सेकंड ये इक्वल टू होता है वॉट, तो जूल पर सेकंड की जगह में हम वॉट दे सकते हैं, डब्ल्यू। ठीक है, पर वॉट पर मीटर पर डिग्री केल्विन, इस तरह से भी हम इसका यूनिट को एक्सप्रेस करते हैं। एक तो जूल पर मीटर पर डिग्री केल्विन, है ना, पर सेकंड, और दूसरा हम इस तरह से वॉट पर मीटर पर डिग्री केल्विन, वॉट पर मीटर पर डिग्री केल्विन। तो ये था एसआई सिस्टम में
है ना, इसका थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आखिरी बात एक, उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं, है ना, थर्मल कंडक्टिविटी का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, इसमें आप एक रिलेशन देख रहे हैं, Q इक्वल टू के, Q मतलब हीट, के थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये वो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, टाइम और थिकनेस, है ना। तो ये जो रिलेशन है, ये जो ताल्लुक है ना, इस ताल्लुक में एक फैक्टर है θ1 माइनस θ2 अपॉन डी। देखिए, θ1 माइनस θ2 अपॉन डी। डी मतलब क्या? थिकनेस, है ना, काट के हम लिख रहे, θ1 माइनस θ2 अपॉन डी। ये एक फैक्टर है ना। तो मुंदजा वाला ताल्लुक में मौजूद इस फैक्टर को, है ना, ये जो फैक्टर है कंडक्टर के दोनों सरों के दरमियान मौजूद दर्जा हरारत की तब्दीली की शरह, माने रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर को जाहिर करता है। दोनों एंड का, ये जो कंडक्टर का दोनों एंड है, इसके दरमियान दर्जा हरारत की तब्दीली की शरह, माने रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर को जाहिर करता है। इसे टेम्परेचर ग्रेडियंट कहा जाता है। ये जो फैक्टर है θ1 माइनस θ2 अपॉन डी, माने चेंज ऑफ टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टाइम, या चेंज ऑफ टेम्परेचर और थिकनेस, चेंज ऑफ टेम्परेचर और थिकनेस का जो रेशियो है, इसी फैक्टर को कहा जाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट, GRADIENT, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो डियर स्टूडेंट्स, है ना, आज इतना ही, और ये चैप्टर मुकम्मल हुआ, है ना। इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारी बातों को पढ़ा है। इसका जो क्वेश्चंस है, इस चैप्टर का जो मुख्तलिफ तरह क्वेश्चंस है, उसको भी आपको हम इस वीडियो के साथ भेज रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, बार बार अपने बुक को भी देखिए, और उसके बाद इसमें जो क्वेश्चंस है, उसको जो क्वेश्चंस आप लोग को भेजा जाएगा, उसको अच्छा से आप लोग सॉल्व कीजिए। अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई परेशानी हो या किसी तरह का कोई अगर प्रॉब्लम हो, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कीजिए, आप लोग इंशाल्लाह ताला हम हेल्प करेंगे। अब इंशाल्लाह ताला हम लोग नया चैप्टर के साथ आएंगे, और हम लोग अब तक हम लोगों ने जितना चैप्टर्स पढ़ा है, उसका हम लोग असेसमेंट करेंगे, टेस्ट करेंगे। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप लोगों को हम क्वेश्चन भेजेंगे, ठीक है, जो उसको आप लोग सॉल्व करके भेजिएगा। उस तरह से आपका असेसमेंट होगा, आप लोगों ने कितना समझा, या आप लोग अगर कुछ परेशानी होगी तो उसको दोबारा हम इंशाल्लाह ताला हेल्प करेंगे। तो आज इतना ही, अल्लाह हाफिज़।